नमस्कार दोस्तों, एलिगेंट कॉप स्टडी फॉर जीएस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सानू हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़कर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल से आपको सामान्य ज्ञान तथा हिंदी की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता में हम वैदिक काल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। साथियों, ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था वो ऋग्वैदिक काल था, और 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था वह उत्तर वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषदों, महाकाव्यों एवं सूत्रों की रचना हुई। जैसा कि हम जानते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन के लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में भारत में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा जाता है। और आर्य सभ्यता में आर्य शब्द का अर्थ होता है पवित्र वंश में जन्म लेने वाला मनुष्य। साथियों, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और आर्यों ने अपने को श्रेष्ठ तथा अपने विरोधियों अनार्यों को दास तथा दस्यु कहा। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियाँ थीं जो आज भी हैं, और वर्तमान में उनका नाम बदल गया है। और बहुत सी परीक्षाओं में यह प्रश्न देखने को मिलता है कि ऋग्वैदिक नदियों का नाम से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद में सिंधु नदी को सिंधु कहा जाता था, चितंग नदी को सरस्वती कहा जाता था, झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था, कुर्रम नदी को क्रभु कहा जाता था, काबुल नदी को कुभा, उसी प्रकार रावी नदी को परुष्णी, ब्यास नदी को विपाशा, घग्गर नदी को दृष्टिदवती, स्वात नदी को सुवस्त, चिनाब नदी को अस्किनी, सतलज नदी को सतुद्री, गंडक नदी को सदानीरा, गोमती नदी को गोमल कहा जाता था। इस प्रकार ऋग्वैदिक भौगोलिक क्षेत्र में वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, संपूर्ण पाकिस्तान तथा दक्षिणी अफगानिस्तान शामिल है। दोस्तों, आर्यों का मूल स्थान, आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे, यह भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न है। 1859 में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश घोषित किया। उसी प्रकार डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का आदि देश भारतवर्ष का ब्रह्मर्षि देश था। एडी कल्लू ने कश्मीर, डीएस त्रिदेव ने मुल्तान के देविका प्रदेश तथा डॉक्टर राजबली पांडे ने मध्य प्रदेश को आर्यों का आदि देश माना था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। मतलब बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब हम पढ़ेंगे वैदिक आर्यों को भौगोलिक विस्तार। साथियों, यहाँ
टाइप करने में गलती हुई। वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार होगा। आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे और आर्यों का भौगोलिक विस्तार जिस क्षेत्र में था उसमें अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश, गंगा नदी तक एवं यमुना नदी के पश्चिम के कुछ भाग सम्मिलित थे। अफगानिस्तान की अनेक नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है, जिनमें प्रमुख है कुभा वर्तमान में काबुल, सुवास्तु वर्तमान में स्वात, कुंभु वर्तमान में कुर्रम, गोमती वर्तमान में गोमाल। ऋग्वेद में आर्य निवास के लिए सर्वत्र सप्तसैंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। इस क्षेत्र की 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। सिंधु, सरस्वती, शतुद्री वर्तमान में सतलज, विपाशा वर्तमान में व्यास नदी, परुष्णी वर्तमान में रावी नदी, अस्किनी वर्तमान में चिनाब नदी और वितस्ता वर्तमान में झेलम नदी। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों का परिगणन किया जाता है। वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास को माना जाता है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। वेद त्रयी के अंतर्गत प्रथम तीनों वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद आते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से लेकर 7वें मंडल तक प्राचीनतम मंडल माने जाते हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए माने जाते हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त अर्थात श्लोक हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा गया है। यज्ञ के समय यह ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता था। अस्तो मां सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। इसे अथर्ववेद भी कहते हैं। यह वेद 2 भाग में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिट्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरी। और यजुर्वेद की 5वीं शाखा को वाजस्नेयी कहा जाता है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अथर्वी कहा गया है। सामवेद। साम का अर्थ गान से है। यज्ञ के अवसर पर देवताओं का स्तुति करते हुए सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मणों को उद्गातु कहते थे। सामवेद में कुल 1810 ऋचाएँ हैं। इसमें से अधिकांश ऋग्वैदिक ऋचाओं की पुनरावृत्ति है। मात्र 78 ऋचाएँ नई एवं मौलिक हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनी, जैमिनी, अथर्ववेद। यह वेद की चौथी रचना मानी जाती है। वेदों में चौथी रचना मानी जाती है और सबसे बाद में अथर्ववेद को लिखा गया। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी।
इसकी दो शाखाएं हैं, शौनक और दूसरा पिल्लार। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, मारण, उच्चाचारण, मोहन आदि के मंत्र, भूतों प्रेतों, अंधविश्वासों का उल्लेख तथा नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें कुरु प्रमुख हैं। साथियों, ऋग्वैदिक काल 4 वर्गों पुरोहित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। सामाजिक विभाजन वर्ण के आधार पर न होकर व्यवसाय के आधार पर था। वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज में ऋग्वैदिक कालीन समाज को हम पहले पढ़ते हैं। ऋग्वेद के अनुसार एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य विभिन्न व्यवसायों को अपना सकते थे तथा उन्हें व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। एक वर्ग के लोग पेशे में परिवर्तन कर दूसरे वर्ग में शामिल हो सकते थे। परिवार ऋग्वैदिक सामाजिक जीवन की इकाई थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया कुलपति या कुलप्पा कहलाता था। ऋग्वैदिक समाज में पिता का स्वाभाविक उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था। समाज में आमतौर पर एक विवाह की ही पद्धति का प्रचलन था। ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं का ऊंचा स्थान था, उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी। पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का प्रचलन इस काल में बिल्कुल नहीं था। स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने एवं पति के साथ सार्वजनिक उत्सवों एवं सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार था। इस काल की कुछ महिलाओं घोषा, अपाला, लोपमुद्रा एवं विश्ववरा आदि की गणना ऋषियों में की जाती थी। विधवा विवाह प्रचलन में थे, परंतु बाल विवाह का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। स्त्रियों की स्थिति अच्छी होते हुए भी पैतृक संपत्ति की हकदार नहीं थी। दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई इस काल प्रचलन में थी। अन्न, फल, सब्जी, दूध, दूध से तैयार पदार्थ आर्यों के प्रमुख भोजन थे। सूरा, मधु एवं सोमरस आर्यों के प्रचलित पेय पदार्थ हैं। साथियों, ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई, जो कि उत्तर वैदिक काल के आरंभ का काल है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित पुरुष सूक्त में वर्णित आदि पुरुष ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से निम्न 4 वर्णों का जन्म हुआ। ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, कंधे से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र। साथियों, उत्तर वैदिक काल समाज को हम पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल समाज को हमने पढ़ लिया। उत्तर वैदिक काल समाज कैसा था, आइए जानते हैं। इस काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बट गया। वर्ण का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा, जबकि ऋग्वैदिक काल का समाज व्यवसाय के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था। व्यापारी, रथ निर्माता, लुहार, बढ़ई, चमार, कर्मकार एवं मल्लाह आदि कई उपजातियों का उल्लेख भी मिलता है। गौतम सूत्र में दिए गए प्रसंग से इस काल में छुआछूत का भी प्रचलन देखने को मिलता है। मतलब छुआछूत का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। प्राचीन भारतीय जीवन के 4 महान पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए 4 आश्रम की व्यवस्था को आधार बनाया गया था। महिलाओं की दशा खराब हो गई। उन्हें अब उपनयन संस्कार, वेद पढ़ने तथा सामाजिक समारोहों में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया था।
जबकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। उन्हें सामाजिक समारोहों में हिस्सा लेने की पूरी आज़ादी थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। आर्य स्वयं को द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला, एक बार माता के पेट से और एवं दूसरी बार उपनयन संस्कार के बाद कहते थे। द्विज की श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य आते थे। शूद्रों को इससे बाहर रखा गया था। नारी शिक्षा पूर्ववत लोकप्रिय रही तथा इस युग में गार्गी, वाचनवी एवं मैत्रेयी जैसी विदुषी नारियों का उल्लेख मिलता है। इस काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक संगठन कैसा था, आइए जानते हैं। राजनीतिक संगठन का मूल आधार परिवार था। ऋग्वैदिक काल में परिवार का प्रधान गृहपति अथवा कुलपति कुलप्पा कहलाता था। समाज का संगठन कबीले के रूप में था। कबीले को जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन की चर्चा 275 बार की गई है। एक जन के सारे सदस्यों को विष कहा जाता था। ऋग्वेद में विषय शब्द का प्रयोग 170 बार हुआ है। विष का प्रधान विषपति या राजा कहा जाता था। युद्धों में जन को नेतृत्व राजा करता था। जनों का नेतृत्व राजा करता था। राजनीतिक रूप से संगठित विष को राष्ट्र कहा जाता था। प्रत्येक जन में अनेक टुकड़ियाँ होती थीं जो ग्राम कहलाती थीं और ग्राम का प्रधान ग्रामीणी कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित सबसे प्रधान पदाधिकारी था। वह राजा का मित्र, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक एवं सहायक होता था। पुरोहितों के बाद सेनानी का पद आता था। वह सेनाध्यक्ष होता था। उपर्युक्त के अलावा ऋग्वेद में ग्रामीणी, रथकार एवं कर्मकार जैसे अनेक पदों का उल्लेख मिलता है। इन्हें सामूहिक रूप से रत्नीन कहा जाता था। ग्रामीणी गांव का प्रशासन देखता था। ऋग्वेद में कुछ गुप्तचरों अथवा समाचार वाहकों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें स्पष्ट कहा जाता था। साथियों, यहाँ कर्ता की जगह कहा जाता था, ये भी टाइप करने में गलत हुआ है। आइए हम वैदिक काल की अन्य जानकारी के बारे में बताते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रचलित लोकतांत्रिक संस्था समिति का अध्ययन ईशान कहलाता था। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में भी लोकतांत्रिक संगठन थे। ऋग्वैदिक काल में कुल जन संस्थाओं जैसे विदत, सभा एवं समिति का उल्लेख किया गया है। विदत अति प्राचीन काल से चली आ रही आर्यों की संस्था थी, जो एक जनसभा थी। संभावतः सभा एवं समिति का गठन इसी से हुआ। सभा कुलीन श्रेष्ठ जनों की एक संस्था थी, जिसका संबंध न्याय प्रशासन से होता था। मतलब सभा में न्याय प्रशासन संबंधित कार्य होते थे। समिति यह एक संपूर्ण विश्व की संस्था थी। राज्य की बागडोर मुख्य रूप से इसी के हाथों में थी। अतः इस संस्था को जनसाधारण की आवाज़ कहा गया है, अर्थात इसे वर्तमान में लोकसभा की उपाधि दे सकते हैं। उपर्युक्त संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। जैसे आजकल हमारी राज्यसभा, लोकसभा कार्य करती है, उसी प्रकार सभा समिति लोकसभा और राज्यसभा का एक रूप थी उस समय के दौरान। उपर्युक्त संस्थाएं हमारे वर्तमान की लोकसभा एवं राज्यसभा के रूप में कार्य करते थे। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन कबायली न रहे एवं राज्यों के रूप संगठित होने लगे। इस काल में गंधार, कैके, मद, मत्स्य, कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, विदेह,
अंग एवं मगध आदि राज्यों के उल्लेख मिलते हैं। इस युग में राजतंत्र का विकास एवं सशक्तिकरण हुआ। इस युग में राजाओं द्वारा उच्चध्वनित उपाधियां धारण की गई। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन में इस युग में बहलिक, प्रतिपि, परीक्षित एवं जन्मेजय जैसे प्रतापी राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। राजा का पद धीरे धीरे वंशानुगत हो गया। उन पर से प्रभावशाली नियंत्रण समाप्त हो गया। राजाओं के राज्याभिषेक के लिए विशेष प्रकार के यज्ञों, राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेयी यज्ञ का महत्व बढ़ गया। सभा एवं समिति जैसी संस्थाओं का महत्व कम अवश्य हो गया, परंतु ये संस्थाएं अब भी राजा पर अंकुश रखती थीं। शतपथ ब्राह्मण में सभा एवं समिति को प्रजापति की जुड़वा पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ये पहले की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उत्तर वैदिक काल का प्रशासनिक स्वरूप ढांचा निम्न प्रकार से था। सूत, रथ हाँकने वाला सारथी सूत कहलाता था। पुलिस अधिकारी जीवग्राह, खजांची संग्रहित्री, पासे के खेल में राजा का सहयोगी अक्षयवाय कहलाता था। चारागाह का अधिकारी व्रजापति कहलाता था। सेनापति सेनानी, कर समाहर्ता भागदूधा कहलाता था। गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। मुख्य न्यायाधीश स्थापित कहलाता था। दुर्गपाल पुरुष कहलाता था। राजा का मित्र पालागल कहलाता था। उपर्युक्त सभी कर्मचारियों का सामूहिक नाम सतनीन कहलाता था। सभा नामक संस्था राजकीय न्यायालय का कार्य करती थी। तो दोस्तों, हमने वैदिक काल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाई कर ली है। आप लोग इस वीडियो को देखें और इसका नोट्स बनाएं और आगामी परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएं तो आप लोग उसका बेहतर उत्तर दे पाएं। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिले। धन्यवाद।